वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज ये हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सुपर शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी विद ऑल द डिटेल्स, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की, और कंप्लीट जिसमें एक्टिविटीज, ब्लू बॉक्सेस सारा कवर होगा, जो आपको इस चैप्टर को एक पूरा ना समराइज करवा देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप चैप्टर खोलेंगे, इसके अंदर कुछ डेली लाइफ की सिचुएशन लिखी हुई है, और इससे आपको इन जो सिचुएशन को देखकर जज करना है, क्या ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर दूध बाहर रह जाता है, तो क्या वो पीने लायक रहता है? नहीं, वो खराब हो जाता है, फट जाता है। तो वो कैसे होता है? रूम टेम्परेचर में क्या होता है, बैक्टीरिया आराम से ग्रो करते हैं, उनको आइडियल टेम्परेचर मिलता है टू ग्रो, और वो क्या करते हैं, जो मिल्क शुगर होता है लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, जिसके कारण दूध का जो पीएच होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और जो मिल्क होता है वो सॉर इन टेस्ट हो जाता है, यानी दूध फट गया। अब ये जो दूध फट जाता है, क्या उसको हम दोबारा से फ्रेश मिल्क में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। ऐसे ही जितने भी जो आयरन से बनती हैं चीजें, जैसे कि आयरन डोर है, जो तवा है, पैन है, नेल है, तो ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या कर होता है, इनके सरफेस के साथ जो मॉइस्चर यानी वाटर एज अ मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रस्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रस्ट बन गया, इस केमिकली सेम है एज, अगर कंपेयर करें टू आयरन, ये नहीं है, डिफरेंट है। जब आप पेंट करते हैं, तो जब पेंट करते हैं तो उससे पहले सैंड पेपर से रिमूव करते हैं उस रस्ट को। तो रस्ट को आप रिमूव कर रहे हैं, यानी जो आयरन था वो करोजन होकर लॉस हो गया वहां से, पर आप उसको दोबारा से आयरन नहीं बना सकते। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्रेप्स गेट फ्रेगमेंटेड, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यानी जो ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, वो यीस्ट पाउडर, यीस्ट क्या होता है, सिंगल सेल फंगस होता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एटीपी भी करता है। इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, जो क्या बना है, फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल बना है, और इनिशियल क्या था, जो इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या इथेनॉल दोबारा से इसमें चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हुआ है, जो क्या है, इरिवर्सिबल है। ऐसे ही जो हम खाना बनाते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके अंदर आप न्यू सब्सटेंस बना है, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होकर जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कन्वर्ट होता है शुगर के अंदर, जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एमिनो एसिड्स, एंड जो फैट होते हैं वो इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके और उसको एसिमिलेट कर देते हैं बॉडी के अंदर। ये भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर, चैप्टर नंबर 5 में, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, न्यूट्रिशन टॉपिक में। तो इसलिए प्लीज अभी परेशान मत हो ना, बस आप ये देखिए कि यहाँ पे जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको आप बस एक रेफरेंस देखिए। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये भी रेस्पिरेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज लिया, हमारे साइटोप्लाज्म में वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट के अंदर, है, प्लस में एनर्जी, और जब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो कन्वर्टेड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो ये चीज से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर डिफरेंस क्या है। केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट बना है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू द इनिशियल सब्सटेंस, और ये क्या है, इरिवर्सिबल है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इसके अंदर शेप, साइज, कलर आल्सो में है चेंज। जो फिजिकल स्टेट होता है इसके अंदर उससे बिल्कुल अपोजिट, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना, ये रिवर्सिबल है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। और जैसे ही बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर सॉलिड स्टेट में लिया है एज आइस, उसको हम रूम टेम्परेचर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो यानी पहले सॉलिड था, अब क्या हो गया, लिक्विड। लेकिन अभी भी वो क्या है, H2O ही है, वो केमिकली वाटर ही है। फिर उसको अगर हमने बॉईल करने रख दिया तो वो एवोपरेट होकर क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल द फॉर्मूला, द स्टिल H2O वाटर केमिकल फॉर्मूला सेम, कुछ उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, वो H2O ही है। ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है। आइए, अब जो चैप्टर का नाम है, ये क्या रेफरेंस कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हमारे, देखो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन होते क्या है, जो भी
प्रोसेस जिसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बना है विद न्यू प्रॉपर्टीज और अंडर एक सम कंडीशन वहाँ पर होती है, तो वो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर कर प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट। ठीक है, और वो हो रहा है हमारे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट्स लिए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो एरो क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एज हम फ्यूल यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखिए तो वो सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन कंबक्शन। और अगर वाटर को देखें तो क्या इसकी वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सिमिलर है? नहीं। वो क्या करता है, अगर आग कहीं जल्दी आप उसमें पानी डालें तो आग बुझ जाती है ना, तो यानी इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है एज देयर रिएक्टेंट्स। तो अगर हम इसको कैसे लिखते हैं इक्वेशन, तो हम इसको लिखते हैं सिंबल फॉर्म में एंड विद द हेल्प ऑफ देयर फॉर्मूलाज। एक्टिविटी 1.1 के अंदर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कर रहे हैं। इसके अंदर दिखा रहे हैं कि जो ये मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको जलाते हैं तो इसके लिए आपको सबसे नंबर 1 पे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि जब हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे उसको हम रब करते हैं सैंड पेपर के से। सैंड पेपर से हम क्यों रब करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्टिव होता है और क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो हम उसको बर्न करने से पहले सबसे पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर बनी हुई है उसके सरफेस पर, उसको सैंड पेपर से रब करके रिमूव करते हैं। फिर हम दूसरा प्रिकॉशन जो मस्ट है, हम क्या करना चाहिए, हमें जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हमें आई ग्लासेस पहनने चाहिए। क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी आइज के लिए हार्मफुल है। अगर आप उसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको एक तो थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, दूसरा डायरेक्ट उसको नहीं देखना चाहिए और वेयर करना चाहिए सूटेबल आई ग्लासेस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है तो रिएक्ट कर रही है, ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, व्हाइट पाउडर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, प्लस में हीट भी बनी। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज कंबाइन करी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दो चीजों ने कंबाइन करके, यानी क्या, दो रिएक्टेंट ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस हुई है इसलिए ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि एग्जिट हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अंदर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी ये देखिए कि क्या स्टेट जहाँ पे सॉलिड रिबन लिया था अभी पाउडर फॉर्म में आ गया है जो व्हाइट कलर का है। एक्टिविटी 1.2 के अंदर कहा है कि लेड नाइट्रेट लीजिए सॉल्यूशन, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालिए और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब आप डालेंगे लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड, आप देखेंगे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या है, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, यानी ये सॉल्युबल नहीं है। ये जब बनेगा तो ये एक नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड है गिव राइज टू लेड आयोडाइड, जो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट इन एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इसका अभी टाइप ऑफ रिएक्शन है, हम इसको आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने इस एक्टिविटी को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी थर्ड एक्टिविटी जो है उसके अंदर वो क्या कह रहा है एनसीईआरटी में कि कॉनिकल फ्लास्क लीजिए और उसके अंदर एसिड लीजिए, चाहे HCl लीजिए या सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके अंदर क्या डालिए आप, जिंक ग्रेन्यूल्स डालिए। जिंक ग्रेन्यूल्स क्यों, यानी जिंक के दाने, छोटे दाने। और क्यों हम ग्रेन्यूल्स डालते हैं, क्योंकि जो सरफेस ग्रेन्यूल्स के चारों ओर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो जब जिंक डालते हैं तो जिंक क्या करेगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड में से इस हाइड्रोजन को ना यहाँ से रिमूव कर रिप्लेस कर यहाँ डिस्प्लेस कर और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है।
प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने इसको यहाँ से कैसे डिस्प्लेस किया। चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर से जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करती जाएगी। अब इसके अंदर देखिए जैसे हमारा जिंक कहाँ है, यहाँ पर, और हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर। इट मीन्स जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया और बना लिया जिंक सल्फेट। ठीक है, और तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड क्योंकि यहाँ पे जब कोनिकल फ्लास्क को आप टच करेंगे तो क्या आपको लगेगा, बहुत गर्म लगेगा कोनिकल फ्लास्क, तो इसलिए हीट निकल रही है बाहर, इसलिए एग्जिट यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये तीनों जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी एनसीईआरटी के अंदर, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि आप इससे क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि जब भी कोई चेंज इन स्टेट, कलर हो रहा है, या फिर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, या चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि चैट जीपीटी, चैट सी से कलर, चेंज इन कलर, जैसे कि यहाँ पर फेरस जो आयरन नेल है उसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर आयरन नेल डालेंगे, फिर उसको थोड़ी देर रखकर क्या होगा कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा वहां से और बना लेगा फेरस सल्फेट, यानी जो ब्लू कलर होगा वो फेड होना शुरू हो जाएगा और जो ग्रीनिश ब्लू कलर आ जाएगा वहां पर, और जो कॉपर होगा ब्राउन कलर का वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा आयरन नेल पर। ठीक है, तो इसी यानी यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जी से गैस, अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि अगर लेड नाइट्रेट को हीट किया तो वो किस में डिकम्पोज हो जाती है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अब ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का क्या दिख रहा है आपको, लेड ऑक्साइड, और जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो किसकी है, नाइट्रोजन की। ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो किसकी, नाइट्रोजन की। तो यानी गैस इवोल्यूशन में आप देखेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिपिटेट बनना, पी से प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हो रहा है यानी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए हम हीट देते हैं, हीट एंटर करती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ उस रिएक्शन के थ्रू तो एग्जिट बाहर बाहर आ रही है तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड है वो लिक्विड है, या फिर जो प्रोटीन बना है वो एक्वस इन फॉर्म में है, एक्यू लिखेंगे। तो यानी ये सारी फीचर्स क्या बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब आता है केमिकल इक्वेशन। देखिए हमें वर्ड इक्वेशन में तो हम बता सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। हम इसके जैसे मैग्नीशियम है इसको लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहे रिएक्टेंट्स और हमारे राइट हैंड साइड में क्या रहे प्रोडक्ट, और ये एरो क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है। जो एरो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड द प्रोडक्ट करेगा हमेशा और दिखाएगा द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब बैलेंस करना आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है जो बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि ना कि कुछ भी चीज ना तो उसके अंदर एड ऑन हो रही है ना उसमें रिमूव हो रही है, कंजर्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास रहेगा जब केमिकल रिएक्शन कोई हो रहा है तो उसके अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या है प्रोडक्ट, क्या बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब दोनों तरफ जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके अंदर 7 स्टेप दिए हुए हैं टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसको मैं समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले आप इस जो वर्ड इक्वेशन है जिंक, तो आप उसको बदलेंगे उसके फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने केमिकल क्या जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा H2SO4। ठीक है, ऐसे जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2। और उसके बाद स्टेप 2 वो कहता है कि
पे बॉक्सेस लगा लीजिए, इसको बॉक्स कवर कर लीजिए। इसका मतलब क्या कि जो भी आप इसको बैलेंस करते वक्त चेंज करेंगे, इस बॉक्स के अंदर नहीं करेंगे, हमेशा इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे H2 को H4 नहीं बना सकते, ये सेम रहेगा। जो भी अगर हमें बैलेंस करने की नीड है तो हम उसको यहाँ पे आगे एड ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एनसीईआरटी में कि आप एलिमेंट लिखिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिखकर और आप जज करिए कि वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो ये इसके अंदर तो दोनों तरफ जिंक सेम, जिंक दोनों तरफ सेम है, सल्फर देखिए वो भी सेम है, ऑक्सीजन देखिए वो भी सेम। तो ये तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज पॉइंट टू बी नोटेड कि हम हमेशा मेंशन करेंगे उनकी स्टेट, कि वो हम किस कंडीशन में ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में है। अगर वो सॉलिड है तो हम S लिखेंगे, अगर वो लिक्विड है तो हम L लिखेंगे, अगर वो गैस फॉर्म में है तो हम G लिखेंगे, और अगर वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, तो हम AQ लिखेंगे। और अगर उस रिएक्शन होने में एक कैटलिस्ट क्या होता है, इट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट टेक पार्ट कर रहा है तो हम उसको भी लिखेंगे, इन्वॉल्व है तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। बट कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी केमिकल चेंज नहीं ला रहा है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को अनहांस करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर उस कभी कोई केमिकल रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर है तो हम स्पेसिफिक उसको भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, मिथेनॉल बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लिखा है। और कैटलिस्ट जैसे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट भी मेंशन किए हैं। ये हमारी आ गई जो अब तक हम छठी नर्सरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट, और किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हम ये स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ मेंशन की है कि सिर्फ ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है कहाँ हो सकता है, ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल में ही हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट जो सॉलिड लिया है उसको हीट किया है, यहाँ पे हीट दी है, डेल्टा मीन्स यहाँ पे हीट दी है। अगर यहाँ प्लस होता तो यानी हीट इवॉल्व हुई, लेकिन यहाँ पर हमने मतलब इस रिएक्शन में हीट दी है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन के होते हुए ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेल्टा। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या हमारा बना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। अब आप जब बैलेंस करेंगे, जब हमने वो बना लिया कॉलम कि ये इधर कि एलिमेंट लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लिया, तो इसके अंदर हम इन एलिमेंट्स को बैलेंस किस सीक्वेंस में करेंगे, उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी मेटल्स होंगे, चाहे जैसे जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसे जो भी मेटल्स होंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बैलेंस करना, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इनको बैलेंस करना, एंड देन फिर आना ऑक्सीजन पर, और लास्ट में करना हाइड्रोजन को बैलेंस, ठीक है। और ये प्रैक्टिस वर्क है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आराम से कर पाएंगे, और इसमें फुल मार्क्स आते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इसमें चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे ये देखिए, आयरन Fe प्लस में H2O प्रोड्यूस करता है Fe3O4 प्लस में H2, तो इसके अंदर हमने बॉक्स कर लिया, यानी हम इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी हमें से बैलेंस करने के लिए रिक्वायरमेंट है हम इसके आगे लिखेंगे। जैसे आयरन यहाँ पर क्या है, 1 है, और हमारे यहाँ प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले हमने मेटल को कर दिया आयरन को, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है हमारा 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा 4, जो हमारे राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तो इसको यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन के यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, अब देखो 2 4 8, अब हम इस हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 है, इसको 8 बनाने के लिए यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। सेम वे ये केमिकल इक्वेशन भी ऐसे ही बैलेंस करी गई है। अब आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो कि हमारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं क्या वो सारे एक जैसे हो रहे हैं, क्या उनके अंदर सबकी कंडीशन सेम है,
नहीं। तो अ, उनकी टाइप्स कैसी होती हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। ये केमिकल जो रिएक्शन है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने अब तक यहाँ पढ़ लिया, हमने केमिकल इक्वेशन, उनको बैलेंस करने की नीड और उनकी फीचर्स पढ़ ली। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो हमारी 5 ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन है। जैसे नंबर 1, कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे कि ये थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहलाता है। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड देन एट लास्ट डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। तो आता है फर्स्ट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन या कम्बिनेशन से समझिए, आपने इंग्लिश में वो पढ़ा होगा कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, यानी मिल रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो यानी इस हम जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कई हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, एग्जिट कर रही है, आप याद रखना, एक्सो से एग्जिट यानी बाहर निकल रही है, तो यानी मोस्ट ऑफ द जो कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जिसको आप क्विक लाइम बोलते हैं, उसके अंदर जब वाटर ऐड ऑन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी स्लेक्ड लाइम बनाएगा। ठीक है, और जिसको आप यूज करते हैं वाइट वॉश के लिए, और एक एनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होगी। तो यानी क्या है ये, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहे हैं, यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी स्लेक्ड लाइम। ऐसे ऐसे ही जब नेचुरल गैस यानी सी मीथेन गैस CH4 जब बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। सेम विद द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इक्वेशन कुछ नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस ना, उसको आप अपोजिट कर दीजिए एरो, बस वो फोटोसिंथेसिस की अपोजिट है रेस्पिरेशन। वो भी किसका एग्जांपल है, कम्बिनेशन का। अब ये देखिए, एक्टिविटी 1.4 है एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर वो बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और वाटर डाला है। फिर उसे कहा है कि आप टच करके देखिए, आपकी वो क्या, आपको गर्म लग रहा है या नहीं। तो आप क्या कर देखेंगे कि फील जब करेंगे कि आप देखेंगे कि जो बीकर है बहुत हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो यानी उसके अंदर से हीट बाहर निकली है, एग्जिट करी है, तो इसलिए उसको बोल देंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब कैल्शियम ऑक्साइड डाला है और उसके अंदर वाटर ऐड किया है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ये ब्लू बॉक्स में पेज नंबर 7 पर है, कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोल रहे हैं, ये यूज होता है वाइट वॉश के लिए। तो ये क्या होता है, जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं 2-3 दिन के बाद है ना, बहुत दीवारें चमकने लगते हैं, हमें शाइन लगता है कि हाँ बहुत ब्राइट है हमारा घर। तो वो ऐसा होता कैसे है कि जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अब उसको दीवार पे लगा दिया, व्हाइट वॉश कर दी। अब जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 2-3 दिन में उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हमें एक शाइनिंग फिनिश मिलती है हमारी दीवारों पर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है एग्जाम में। हाँ, ये अब हम नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट कम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, कि डी उसमें कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम किसी चीज़ को जब डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, आप उसको तोड़ रहे हैं, तो आप उस पर एनर्जी लगाएंगे ना। तो ऐसे ही जब भी कोई रिएक्शन के अंदर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं सब्सटेंस को, तो उसके अंदर हम एनर्जी देंगे। अगर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट देते हैं तो वो कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर लाइट
सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं, क्योंकि लाइट कारण इसलिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने देखा होगा साइंस लैब में कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं डार्क बॉटल्स के अंदर। वो इसलिए ही किए जाते हैं क्योंकि दे आर लाइट सेंसिटिव। ठीक है, जैसे अगर वो लाइट के डायरेक्ट उसमें आएंगे कांटेक्ट में तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए उनको डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। आइए बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अगर जिस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं टू ब्रेक डाउन यानी टू डिकम्पोज, तो वो कहलाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, उसको हमने हीट दी, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन पे यहाँ पे डेल्टा लगाया, यानी यहाँ हीट दी है इस रिएक्शन के लिए। वो किस में डिकम्पोज हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट, इसके अंदर हमने हीट दी है, प्लस में कैटलिस्ट भी दिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या बनाया है हमारा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हमने हीट दिया, तो हीट देने से क्या हुआ? वो उसके जो वाटर थे, वाटर क्रिस्टल थे 7H2O, ये एवोपरेट होकर क्या रह गया? एनहाइड्रस। उसको और हीट दिया तो वो हमारे फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को जब हीट दी तो केस में वो हो गया लेड ऑक्साइड, जो येलो कलर का रह जाएगा, और ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे प्लस में ऑक्सीजन गैस। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब ये प्रोड्यूस होगा तो जो हमारी हाइड्रोजन होगी वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी, और जो ऑक्सीजन होगी वो एनोड पे प्रोड्यूस होगी। और जो वॉल्यूम आप देखेंगे तो जब हमारी हाइड्रोजन है वो डबल प्रोड्यूस होगी एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। सिल्वर क्लोराइड वॉच ग्लास में अगर रखकर उसको एक्सपोज करें सनलाइट से तो वो किस में डिस्कम्पोज हो जाती है? सिल्वर में। यानी जो सिल्वर क्लोराइड है वाइट कलर का, उसको आप रखते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या करेगा? सनलाइट के कांटेक्ट में रखने के आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा? वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और वो ग्रेश वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिल्वर रह जाएगा, और जो येलोइश ग्रीन गैस होगी क्लोरीन गैस वो इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड वो पेल येलो कलर का होता है, उसको आप सनलाइट के सामने वॉच ग्लास में रखेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि जो पेल येलो कलर है वो गायब होना शुरू हो जाएगा और ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? ग्रेश वाइट कलर यानी सिल्वर कलर के अंदर, और जो गैस है ब्राउन रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वो इसमें से निकल जाएगी। तो यानी ये दोनों जो रिएक्शन है इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों रिएक्शन कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है और 1 मार्क्स या उसमें आता है कि इनका यूज कहाँ हो रहा है। तो बोथ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दे आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन है, एक्टिविटी है, जिसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है कि फेरस सल्फेट को हीट किया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसके अंदर फेरस एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट लिया है। जब फेरस सल्फेट लेंगे उसका बहुत प्यारा सा कलर होता है लाइट ग्रीन। जैसे आप उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो लास्ट में रहेगा वो ब्राउन कलर का रह जाएगा। तो हो क्या रहा है रिएक्शन में? असली में फेरस सल्फेट जब आप बॉक्स लेते हैं साइंस लैब में उठाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा लिखा होता है वहाँ पे .7H2। 7H2O क्या है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जो ही इसको फेरस सल्फेट को क्या दे रहे हैं? ग्रीन कलर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, वो गीला नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे कि जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसको कलर देते हैं, शेप देते हैं। तो यही लाइट ग्रीन है। जैसे ही इसको हमने हीट दी बॉइलिंग ट्यूब में, क्या हुआ? जो वाटर थे मॉलिक्यूल्स में ये एवोपरेट हो गए और हमारे पास क्या रह गया? व्हाइट कलर का अनहाइड्रस फेरस सल्फेट। फर्दर ऑन हीटिंग वो किस में डिकम्पोज हो गया? फेरिक ऑक्साइड में, जो रेडिश ब्राउन है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो यानी जब हमने इसमें क्या दी है? हीट दी है, एंटर करा है, तो ये क्या है? सारे हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये क्या है? क्योंकि हमने हीट दी है इसलिए थर्मल
और ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो 1.6 एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर ये कहा है कि आप 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट लीजिए, उस पाउडर को आप बॉइलिंग ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ टोंग पेस्ट यानी उसको पकड़िए और उसको हीट दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, जब लेड नाइट्रेट को हीट की तो ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स क्या है? ये है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए लेड नाइट्रेट को हीट किया, यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट किया तो वो क्या क्या किस में कन्वर्ट हो गया? लेड लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस। अब ये जो लेड ऑक्साइड है ये येलो कलर का नीचे आपको रेजिड्यू दिखेगा और ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होगी वो इवॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 में वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारा जो एक प्लास्टिक मग के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं। ठीक है, यानी जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं ग्रेफाइट रॉड्स, तो इसके अंदर वाटर डाला है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें ऐड करिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम बनाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये H+ आयन देगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो पाएगी, फ्री आयंस मिल जाएंगे टू इलेक्ट्रिसिटी टू मूव। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए 6 वॉट की बैटरी लगाई है। जो बैटरी के 2 होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रोड का हम कनेक्ट करेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो कहलाएगी आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को आप जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोड क्या एक्ट करेगी एज कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, देखिए हमने जब मैग्नेट में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी एनोड क्या है हमारी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारी इलेक्ट्रोड है सॉरी जो हमारी कैथोड है, जो यानी कैथोड इलेक्ट्रोड है, वो क्या है नेगेटिव चार्ज। अब हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, जो वाटर है मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी से टूट रही है, लिसिस मतलब टूट रही है, स्प्लिट कर रही है वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव। तो हमेशा अब ये एनोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पर क्या आएगा ऑक्सीजन गैस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये कहाँ मूव करेगा इस वाटर में से, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर, और यहाँ आके कलेक्ट होने लग जाएगी। तो अब ये देखिए इस डायग्राम से क्या हो रहा है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो डबल प्रोड्यूस हो रही है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। हमने यहाँ पर एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज, तो ये क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंफ्यूज मत होना बच्चे, जो कैटायंस होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करते हैं हमेशा माइग्रेट करते हैं यानी जाते हैं हमेशा नेगेटिव कैथोड पर। ठीक है, नेगेटिव कैथोड पर। और जो एनायंस होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो हमेशा माइग्रेट करेंगे टू पॉजिटिव चार्ज एनोड। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर 1.8 में हम पढ़ेंगे कि कैसे सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है उसको टर्न कर रही है ग्रे कलर, जो उसका कलर था ग्रे कलर का वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो हमने व्हाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड लिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में, यानी सिल्वर मेटल बन रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर, कि हमने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया सिल्वर क्लोराइड लिया और उसको सनलाइट के सामने रखा।
आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो यहाँ पे वाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, वो किस में कन्वर्ट हो डिकम्पोज हो गया, वो ग्रे कलर का चाइना डिश में सिल्वर रह गया, और जो गैस निकली है ग्रीनिश ब्लू, सॉरी ग्रीनिश येलो, वो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर है, वो होता है वाइट कलर। सिल्वर का जो जब डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर का क्या रंग होगा, ग्रे रंग होगा। अब इसमें एनर्जी क्या लग रही है, एनर्जी हम यूज कर रहे हैं एंड ही सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे हीट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डिकम्पोज करने के लिए हम एनर्जी यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको फोटोकेमिकल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। अब हमने एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इसका यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। इसी पेज में आप नीचे देखना, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी है, ये क्या पेल येलो है, और ये क्या किस में, जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। अब ये क्या होता है, जब हमारे देखा होगा आपने घरों में पहले एक रील होती थी, जिस पहले कैमरे में रील डलवाते थे, फोटो खींचते थे, फिर उस रील को ले जाते थे और फोटोग्राफर को कहते थे कि इसको डेवलप कर दो, तो डेवलप करते थे और नेगेटिव हमें दे देते थे। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक ऐसे करके, तो वो उसमें क्या होता था, जो जो एक्सपोज हो रहे हैं लाइट को, वो फॉर्म करते थे लेटेंट इमेज बाय रिड्यूसिंग अ मेटेलिक सिल्वर, और विच देन दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू विजिबल फोटोग्राफ आपको दिखती थी, ठीक है। और जो अनएक्सपोज रह जाता था उसको रिमूव किया कर दिया जाता था डेवलपमेंट प्रोसेस में, यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट से उसको रिमूव कर देते थे। तो ऐसे फोटोग्राफ डेवलप होते थे। अब तो ये कैमरा यूज में इतना नहीं है, पहले तो आप मोबाइल में भी फोटो ले लेते हैं, बट पहले इस तरीके से फोटो डेवलप की जाती थी विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोई कोई किसी चीज को क्या कर रहा है, हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे एक बेंच पर एक हेल्दी चाइल्ड क्या करेगा, हेल्दी स्टूडेंट है, वॉकर क्या करेगा, जो एक थोड़ा वीक स्टूडेंट है, उसको यानी पतला सा स्टूडेंट है, उसको हटा सकता है वहां से, उसको वहां से धक्का देकर हटा सकता है और उसकी सीट पे कब्जा कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, और वो उसका प्लेस आकर ले लेता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसका। जब इसके अंदर जिंक डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट। और जो कॉपर अलग, यानी यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कॉपर रह जाता है जो रेड ब्राउन कलर का। ऐसे ही यहाँ पे आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट में डालें तो वो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट और कॉपर। इसके अंदर देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्टिविटी सीरीज है, जिसके अंदर यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अब यानी ये जो सबसे ऊपर है यानी पोटेशियम, वो मोस्ट रिएक्टिव है। जो नीचे आएगा जैसे सिल्वर गोल्ड, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। एक्टिविटी 1.9 के अंदर देखेंगे कि आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है, तो आगे देखिए क्या होता है। इसके अंदर 3 आयरन नेल लेंगे और उनको सैंड पेपर से रब करके पहले रिमूव कर देंगे उसके डस्ट, उस पे जो कोई रस्ट है लगा हुआ है और कुछ ग्रीजी सब्सटेंस है, वो सारा हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक आयरन नेल को तो अलग रखेंगे फॉर कंपैरिजन, और 2 आयरन नेल को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। फिर उसको अराउंड 25 मिनट्स को छोड़ देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, जो स्काई ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे क्या होगा ना, फेड होना शुरू हो जाएगा और ग्रीनिश ब्लू कलर हो जाएगा। अब यहाँ पर कलर चेंज हुआ, आप देखेंगे क्या हुआ
कि जो यहाँ पे आयरन है, जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन यहाँ पर है और हमारा कॉपर क्या है यहाँ पर, यानी आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर, यहाँ से इसको रिमूव किया और इसकी पोजीशन ले ली, और आयरन ने क्या बना लिया, मतलब आयरन ने यहाँ से कॉपर से क्या करा, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया और क्या आगे कॉपर डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव किसको रिमूव कर देता है, किसको डिस्प्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव को। अब नेक्स्ट रिएक्शन यानी फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, उसने जो हाई रिएक्टिव था उसने रिमूव कर दिया था लेस रिएक्टिव को। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस हाई रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस किया, तो लेस रिएक्टिव क्या करता है, आके उसकी पोजीशन ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो बेरियम ने क्या किया, बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट। और जो यहाँ पे सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बेरियम सल्फेट है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। भाई बेरियम ने जो सोडियम है, सोडियम ने यहाँ से बेरियम को डिस्प्लेस किया और इसकी पोजीशन लिख के क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो जो बेरियम था, बेरियम ने आके सल्फेट आयन के साथ अटैच होकर क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, जो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये एरो नीचे की तरफ बताता है कि वाइट प्रेसिपिटेट बना है। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम उसको एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बेरियम क्लोराइड का कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, कॉपर सल्फाइड का, और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे क्या बना है, येलो प्रेसिपिटेट बना है, किसका, लेड आयोडाइड का। और एक्वस फॉर्म में क्या है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट। एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। 1.10 के अंदर क्या करा है उन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड लिया है, बेरियम क्लोराइड के अंदर ऐड किया है सोडियम सल्फेट और कहा है कि मिक्स कर दीजिए इन दोनों सॉल्यूशन को और बताइए क्या होता है। आप देखेंगे इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो नीचे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो किसका है, बेरियम सल्फेट का। यहाँ पे देखिए, जैसे सोडियम यहाँ पे प्लस और सल्फेट पर माइनस, ऐसे ही यहाँ बेरियम पे प्लस और क्लोरीन पर माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस, यानी बेरियम प्लस में सल्फेट क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट, जो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, यानी ये एनायन के टाइन मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक यहाँ इस एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर एक ये बॉक्स है जिसमें कहा इन्होंने कैरी करी है एक्टिविटी पर, और इन्होंने क्वेश्चन देकर एनसीईआरटी ने आपके लिए कहा है कि आप जज करिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर क्या लिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है और क्या ऐड किया है, अमोनियम क्लोराइड। उसको
मिक्स करने के बाद ग्लास रोड से उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, यानी इसको पूरा मिला दीजिए। फिर अपने पाम से यानी हाथ से चेक करिए कि क्या होगा। तो आपको क्या कैसा लगेगा, गर्म या ठंडा? उसको जब आप टच करेंगे तो ठंडा लगेगा, यानी उसके अंदर क्या हो रहा है, उसने क्या किया, जो इस टेस्ट ट्यूब के आसपास जो यहाँ पे टेम्परेचर था उसको यूज कर कर ये रिएक्शन हुआ। जब वो उस टेम्परेचर को उसने यूज किया तो यानी यहाँ आसपास का टेम्परेचर क्या हुआ, गिर गया, यानी डिक्रीज हो गया। इसलिए वो टेस्ट ट्यूब उसको टच करने पे कैसी लगी, कोल्ड लगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया किसके साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। एट लास्ट हम अब पढ़ रहे हैं फिफ्थ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, देखो RED, इसको पढ़ो तो हम इससे क्या बनता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन, और OX यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम कहते हैं द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये बोथ आर अकरिंग टुगेदर। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे अपोजिट है। कैसे, जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्स यानी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, नाम से पता समझ रहा होगा ना, ऑक्सीडेशन और यानी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उस सब्सटेंस से, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, यानी यहाँ पर ऐड हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल होगा। ऐसे ही ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा फ्रॉम द सब्सटेंस, और रिडक्शन के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। आगे आप अगर गौर से देखेंगे तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम सब्सटेंस, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस, दैट इज रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया कि जो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो साथ में अक्कर कर रहे हैं और दोनों अपोजिट एक दूसरे के लिए, ये आपने इसका डिफरेंस भी समझ लिया। अब आइए बात करते हैं इस एक्टिविटी की। जो 1.11 है, इसके अंदर क्या किया है, एक चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर लिया है और उसको हीट दी है। हीट देने के बाद उन्होंने पूछा है कि अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर होता है वो बिकम कोडेड हो जाता है विद ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर पाउडर है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट दी तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो एक ब्लैक लेयर फॉर्म हुई है। इसके बाद वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें, अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें तो ये दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, और जो वो ब्लैक कलर था वो कोटिंग जो सरफेस पे थी वो टर्न हो जाएगी ब्राउन, ब्राउन कलर की हो जाएगी और हमें मिल जाएगा कॉपर प्लस में वाटर। ठीक है, इसके अंदर अभी देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, साइमल्टेनियसली देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर में। इसको जरा डिटेल में जानते हैं। ये ये पूरा एग्जाम्पल हम कहेंगे, ये पूरा एग्जाम्पल किसका है, रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के ऊपर ऐड हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बन रहा है वाटर, तो ये हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और बन रहा है कॉपर, तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में क्या आएगा, 4 इसमें से पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। एक वो पूछेगा नंबर ए पर कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर ऐड हुआ है ऑक्सीजन और वो वाटर बना है, तो आप आंसर लिखेंगे वहां पर हाइड्रोजन। फिर पूछेगा वो विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और वो कॉपर बना है, तो आप लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड।
अब वो थर्ड में पूछेगा विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो खुद रिड्यूस हुआ है। ये याद कर रखना, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? देखिए भाई, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, यानी इसने क्या किया, ऑक्सीजन अपना दे दिया हाइड्रोजन को, यहाँ से रिमूव हुआ है। तो जब कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हुआ है तो इसने दूसरे को तो ऑक्सीडाइज किया है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी खुद ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, लेकिन इसने दूसरे से ऑक्सीजन लेकर दूसरे को तो रिड्यूस किया है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हमारा आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हुआ था, खुद ऑक्सीडाइज हुआ था, दूसरे का ऑक्सीजन लेकर खुद ऑक्सीडाइज हुआ था, लेकिन दूसरे को क्या किया था, रिड्यूस किया था। ठीक है, तो इसने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके उसका ऑक्सीजन लेकर क्या बना, अपने को ऑक्सीडाइज कर लिया और वाटर बना लिया। ऐसे ही जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस होगा, लेकिन इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, तो दूसरे को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है 100%। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे, आप नोटिस करें या ना करें, लेकिन हमारे आसपास ये चीज़ें होती रहती हैं। हमारे जो जैसे जो आयरन के दरवाजे होते हैं, या फिर कभी कोई आयरन नेल, या आपने देखा होगा कि कुछ जो आर्टिकल्स आयरन के हैं, जैसे तवा है, वो उस पे ना थोड़ा सा रस्ट बनना शुरू हो जाता है, तो वो रस्ट आया कहाँ से है, कोई रख के तो नहीं गया। ऐसा क्या हुआ वहां पर, असली में वहां पर क्या होता है, क्रोजन ऑफ मेटल्स होती है। आपने देखा होगा, आपकी जैसे मदर जो सिल्वर की चांदी की जो पायल पहनती हैं, वो काले होने लग जाते हैं। तो ये जो सारे मेटल्स होते हैं ना, वो क्रोजन होती है, और उन वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो मेटल अटैक करे जाते हैं बाय द एयर, जो वहां पर एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण और एसिड्स के कारण वो क्रोजन होता है। और हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। इस जैसे हमारे, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं ना, फूले फूले आते हैं, वो क्यों, उसके अंदर ऐसी चीज क्या होती है और क्यों होती है, वो इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले क्रोजन ऑफ मेटल्स। देखो, क्रोजन ऑफ मेटल्स यानी जितने भी मेटल्स की बात कर रहे हैं, अगर उनके सरफेस पर, उनके जो मेटल के सरफेस पर कोई चीज आके रिएक्ट कर रही है, अटैक कर रही है, और उसको क्या कर रही है, या तो उसके ऑक्सीडाइज बना रही है, या मेटल के सल्फाइड बना रही है, मेटल के कार्बोनेट बना रही है, तो हो क्या रहा है, जो मेटल तो डैमेज ही हो रहा है ना। तो आपने देखा होगा इससे क्या असर पड़ता है, हमारी जो कार बॉडीज हैं, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, जो हमारे आयरन रेल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, इन जो भी मेटल के बने हुए हमारे ऑब्जेक्ट हैं, स्पेशली आयरन, तो ये क्या होते हैं, इसमें क्रोजन होने लग जाती है। ठीक है, बहुत लॉस होता है, बहुत इसमें पैसा वेस्ट होता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसको डील करना पड़ता है, या तो हम पेंटिंग करें या ग्रेवलाइजेशन करें। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में आपसे एनसीईआरटी में कलर स्पेसिफिक है, कलर तो याद रखिएगा, कलर कैसा फॉर्म हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए इक्वेशन को, इसमें क्या हो रहा है, जो भी आयरन का पार्ट, जो भी आयरन है का जैसे तवा है, दरवाजा है, जो भी है, जो भी आयरन का बना हुआ है, जब वो मॉइस्चर के संपर्क में आता है, यानी जो आसपास वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर वहां पे है, तो वो जो वाटर और जो ऑक्सीजन दोनों इस आयरन के सरफेस पे रिएक्ट करते हैं, और क्या बना लेते हैं, रस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, ये जो एक्स, 2x, और ये यहाँ पर जो x है, ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बता रहा है इन द रस्ट, जो वेरी करेगा उस एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर देखो आता होगा आपको, जब पढ़ा होगा आपने कि न्यूज में कि आज यहाँ पे इतना मॉइस्चर, यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी इतनी है, तो उससे पता लगता है कि हर एरिया की, हर वहाँ की नेचर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ का वाटर ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ वेरी करेगा ये, तो एक्स इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन प्लस ऑक्सीजन
प्लस वाटर क्या बनाया, रस्ट बनाया। और ये जो रस्ट होता है जब एक बार बन गया तो ये क्या कर रहा है, जब आप इसको रिमूव करते हैं तो ये दोबारा से अगेन आयरन नहीं बनेगा, तो हमारी जो ऊपर की लेयर है ना आयरन की, वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रस्ट। ठीक है, तो मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज मॉइस्चर। ठीक है, अब ये हमारे जो बना है इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है और ये पाउडरी फॉर्म का होता है। ठीक है, और ये एक तरह से कहते हैं ना जैसे आयरन को डैमेज करता चला जाता है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता जाता है, करोड करता जाता है, तो इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इसके अंदर हम बात करें सिल्वर, सिल्वर काली जो पड़ रही है उस पे वो ब्लैक कोटिंग क्यों आ रही है, तो वो सिल्वर जो ब्लैक कोटिंग होती है ना वो होती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। अभी सिल्वर सल्फाइड बनता कैसे है, क्या होता है हमारे आपने पढ़ा होगा में कि जो हमारी एटमॉस्फेयर और मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जो क्या करती है, रिएक्ट करती है सिल्वर के साथ। और ये एकदम से नहीं, आपने कहा सिल्वर पैकेट से निकाली अभी काली हो की, ये नहीं, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम लेती है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर कर एक ब्लैक कोटिंग बना लेती है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पे आएगा एफ सल्फाइड, FIID। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर की होगी। अब आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं, जैसे आप तो कॉपर के बर्तन कम यूज होते हैं, पहले पुराने जमानों में तो कॉपर के बर्तन यूज होते थे, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती थी और वहां जैसे गली में कली करने वाले आते थे उसको साफ करते थे कॉपर को, तो कॉपर के बर्तन चमकाते थे। असली में क्या हो रहा है, जो ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर की वो ड्यू टू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट आती है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो जो कॉपर है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है जो हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, स्पेशली वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ और बना लेता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर आपको ये ना याद रहे फिर वैसे आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसका कलर याद रखिएगा, जो कॉपर का क्या हो रहा है, ग्रीन कलर हो रहा है। ठीक है, और सिल्वर का ब्लैक कलर, और जो आयरन के रस्टिंग में क्या हो रहा है, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है, क्या ये दोबारा से कॉपर में चेंज हो सकता है, नहीं, ये सारा है बिल्कुल केमिकल चेंज, अब ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। और ये हमारे मेटल्स को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रोट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है बाय एरियल, एरियल यानी जो हवा में ऑक्सीजन है ना उसके उसके ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, जो हमारे खाने का, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑयली फूड है, कोई जिसमें फैट है, उसके ऊपर एरियल ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो ऑक्सीजन है हवा में वही आके रिएक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, एक गंदी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और हमारे ये ऑक्सीजन से ही हमारे फैट और ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो या तो हम उसके अंदर कोई एंटी ऑक्सीडेंट डालें, या फिर हम उसके अंदर जैसे हमारे देखा होगा चिप्स के पैकेट फूले होते हैं तो उसके अंदर बेटा नाइट्रोजन गैस होती है जो अनरिएक्टिव गैस होती है, जो हम पैकिंग में यूज करते हैं, जिससे हमारे चिप्स, क्योंकि देखो जब बने हैं वहां से ट्रेवल करके वो शॉप्स तक आए हैं फिर आपके पास आए हैं, तो इतने में तो वो रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। फिर या तो जो आप बना रहे हैं ऑयली फूड, तो उसको आप अगर एक्स्ट्रा बनाए तो उसको आप स्टोर करिए फ्रिज में, जिससे उनका लो टेम्परेचर में वो जल्दी खराब ना हो, या फिर आप उसको स्टोर करिए एयर टाइट कंटेनर में, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, यानी ऑक्सीजन कंटेंट में ना आए और वो जल्दी ना खराब हो। So at last, a token of thanks to you और फॉर योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम में उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कभी भी कोई, तो मोस्ट वेलकम है, आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं,
जितने भी आपके नेबर में, जितने भी आपके फैमिली में, सर्कल में, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हो, प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।